हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस। हमने लास्ट लेक्चर में स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एनाटॉमी का पार्ट था वो हमने कवर कर लिया है। एक्चुअली जो हमारा सिलेबस है फाइनल ईयर का, उसमें हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो डिसीजेस है वो अलग दिए हैं और लार्ज इंटेस्टाइन के डिसीजेस अलग दिए हैं, और उसमें भी हम लोगों को 3 मेन डिसीज पढ़ने हैं। एक तो है हमारा ट्यूबरकुलोसिस का पार्ट, दूसरा है इसके परफोरेशन और हमारा जो इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन का पार्ट। ठीक है, तो सेम चीजें हम लोगों को लार्ज इंटेस्टाइन में भी पढ़नी है। लेकिन अगर हम लोग कुछ किताबें देखते हैं जिसमें कि जैसे कि हमारा SRB श्रीराम भट्ट का जो किताब है सर्जरी का टेक्स्ट बुक, उसमें हम लोगों को जो एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस है वो एक ही जगह पर दिया है। इसमें हम लोगों को अलग अलग स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं दिया। तो अगर हम लोग इसको कंबाइनली पढ़ेंगे उसका एक फायदा क्या है कि हम लोगों को जो पूरा एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस है वो एक ही साथ समझ में आएगा कि लार्ज इंटेस्टाइन में कैसे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होगा, या फिर उसके साथ साथ जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में और भी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जैसे लीवर है, स्प्लीन है, गॉल ब्लैडर है, उसके साथ साथ हमारे इंटेस्टाइन है, उसके साथ साथ हमारा जो फैलोपियन ट्यूब है, ओवरीज है, ये सब पूरे जो हमारे ऑर्गन्स हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ साथ बाकी के ऑर्गन हमारे एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, उनका भी ट्यूबरकुलोसिस होता है। इसके साथ साथ हमारा जो पेरिटोनियल कैविटी होता है उसमें जो पेरिटोनियल की कवरिंग है उसमें भी ट्यूबरकुलोसिस होता है, मिजेंट्री में भी ट्यूबरकुलोसिस होता है। तो ये सारे जो टॉपिक्स है या फिर ये जो सारा ऑर्गन्स का ट्यूबरकुलोसिस है वो एक ही टॉपिक के अंदर यहाँ पर कवर कर लिया है जिसमें एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको डिवाइडेडली पढ़ेंगे तो हम लोगों को पूरा जो डिसीज है एग्जैक्टली क्लियर में नजर आएगा कि हम लोगों को यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या चेंजेस होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, और बाकी के जो हमने टाइप बताए मैंने उसमें भी क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, ये यहाँ पर पता चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग अगर इसके टाइप्स देखते हैं तो टाइप्स में मेनली हम लोगों को पहला इंटेस्टाइन पे फोकस करना है। इसके बाद में जो रेयर टाइप में आएंगे जैसे कि हमारा पेरिटोनियम का होता है, कुछ मेजेंट्री के होते हैं, लीवर स्प्लीन के होते हैं सेकेंडरी, उसके साथ साथ हमारा जो ओवरी का या फिर फैलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है जिसमें कि हमारा पेरिटोनियम भी इन्वॉल्व होता है, वो भी इस टाइप में इंक्लूड किया है। लेकिन मोस्टली फोकस कहाँ रहेगा, इंटेस्टाइन पर। ठीक है, तो उसमें भी हम लोग जो एक एरिया पढ़ने वाले हैं जिसमें हम लोग आइलियोसिकल रीजन है, और आइलियोसिकल रीजन एक ऐसा रीजन है जो कि मोस्ट वल्नरेबल है यहाँ पर, या फिर इसको हम लोग एक ऐसा पार्ट समझ सकते हैं जहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं हमारे टाइप से कि हमारा इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस या फिर एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस, इसके क्या क्या टाइप्स हम लोग कर सकते हैं। मेनली अगर हम लोग देखेंगे तो पहला टाइप आता है हमारा इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस का। तो इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस को भी अगर हम लोग देखेंगे तो उसको 2 टाइप में हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे। एक तो है हमारा आइलियोसिकल रीजन का और दूसरा है हमारा आइलियल रीजन का। ठीक है, अगर हम लोग आइलियोसिकल रीजन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा सीकम का पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर हमारा आइलियम का या फिर टर्मिनल आइलियम का पार्ट इन्वॉल्व होता है या फिर अटैच होता है। ठीक है, और ये हमने एनाटॉमी में पढ़ा है। तो ये जो पार्ट होता है हमारा टर्मिनल आइलियम का और ये हमारा सीकम का पार्ट है। ठीक है, तो ये जो जंक्शन होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, आइलियोसिकल जंक्शन। तो आइलियोसिकल जंक्शन में जो ट्यूबरकुलोसिस प्रेजेंट होगा वो एक्चुअली 3 टाइप से होगा। ठीक है, कौन से? एक पहला होता है हमारा अल्सरेटिव। ठीक है, पहला होता है हमारा अल्सरेटिव जो कि 60% कॉमन होता है। ठीक है, दूसरा टाइप होता है हमारा हाइपरप्लास्टिक। ये होता है हमारा 10%, और तीसरा होता है हमारा अल्सरो हाइपरप्लास्टिक। अब इसमें मेनली डिफरेंस क्या है, जो कि 30% होता है कॉमन। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस क्या है, अल्सरेटिव के नाम से हम लोगों को एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पर अल्सर फॉर्म है। दूसरी चीज है यहाँ पर हाइपरप्लाजिया होगा। हाइपरप्लास्टिक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फाइब्रोसिस होगा, हाइपरप्लाजिया होगा। तो हाइपरप्लाजिया होगा तो इसका जो परसेंट है 10% हम लोग कंसिडर करते हैं। और तीसरी चीज होती है जिसमें कि दोनों कंडीशन पाई जाती है, जैसे कि अल्सर भी है और हाइपरप्लाजिया भी है। तो ये दोनों कंडीशन हम लोगों को मिल रही है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अल्सर और हाइपरप्लास्टिक। ठीक है, तो ये आइलियोसिकल रीजन के 3 टाइप्स के। अब हम स्पेशली हम लोग हमारा आइलियम देखते हैं। ठीक है, मान लो ये हमारा आइलियम है, और आइलियम में हम लोगों को क्या मिलने वाला है, मोस्टली हम लोगों को मिलता है स्ट्रक्चर टाइप का
एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस या फिर इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो इसमें आइलियम में हम लोगों को एक ही चीज ध्यान में रखनी है, स्ट्रिक्चर। ठीक है, और जब हम लोग आइलियोसेकल रीजन की बात करते हैं उसमें हम लोगों को 3 टाइप याद रखने हैं, पहला अल्सरेटिव, दूसरा हाइपरप्लास्टिक और तीसरा अल्सर हाइपरप्लास्टिक। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इंटेस्टाइन का पार्ट। अब इंटेस्टाइन के बाद में सेकंड पार्ट आता है हमारा पेरिटोनियम का। अब जब हम लोग पेरिटोनियम कवरिंग की बात करते हैं तो पेरिटोनियम एक्चुअली हम लोगों को 2 पार्ट में देखता है, एक तो एक्यूट कंडीशन में या फिर क्रोनिक कंडीशन में। अब जब एक्यूट कंडीशन की बात करते हैं तो एक्यूट एब्डोमेन के जैसे सिम्टम होते हैं, जैसे कि पेन एब्डोमेन, पेन इन एब्डोमेन, डिस्टेंशन हो सकता है, कभी कभी परफोरेशन की भी कंडीशन यहाँ पर डेवलप होती है। तो ये जो टाइप होता है ये एक्यूट टाइप होता है। और दूसरा होता है हमारा पेरिटोनियम का क्रोनिक टाइप। अब क्रोनिक टाइप में हम लोगों को और 4 पार्ट्स में हम लोग क्रोनिक टाइप को डिवाइड करते हैं। ठीक है, मान लो ये हमारा क्रोनिक टाइप ऑफ पेरिटोनियल ट्यूबरकुलोसिस है, इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कितना? 4 पार्ट में। पहला पार्ट होता है हमारा असाइटिक टाइप का। ठीक है, असाइटिक टाइप का। दूसरा होता है हमारा लोक्यूलेटेड। ठीक है, लोक्यूलेटेड या फिर इसको हम लोग एनसिस्टेड कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? एनसिस्टेड कहते हैं। इसका मतलब क्या है, जो असाइटिस होगा ये असाइटिस पूरे एब्डोमिनल कैविटी में हम लोगों को मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे लोक्यूलेटेड या फिर एनसिस्टेड टाइप में ये जो असाइटिस या फिर जो भी फ्लूइड कलेक्शन हुआ है वो एक्चुअली एक ही जगह पे मिलेगा। मान लो ये ऐसा कुछ यहाँ पर है, ये लोक्यूलेटेड। ठीक है, और मान लो ये पूरे एब्डोमिनल कैविटी है हमारे, तो असाइटिस जो होगा ये पूरे एब्डोमिनल कैविटी में मिलेगा। लेकिन लोक्यूलेटेड कैसा होगा? एक ही जगह होगा। ठीक है, इसको एनसिस्टेड कहते हैं। तीसरा टाइप आता है इसमें प्लास्टिक टाइप का। अब प्लास्टिक का मतलब क्या है यहाँ पर कि इंटेस्टाइन में या फिर हमारे जो एब्डोमिनल कैविटी में पेरिटोनियम कवरिंग है उसमें कभी कभी एडिजन्स दिखेंगे। ठीक है, जब एडिजन्स दिखेंगे या फिर यहाँ पर फाइब्रोसिस होता हुआ दिखेगा उसको हम लोग कहेंगे प्लास्टिक पार्ट। तो क्या दिखेगा यहाँ पर? उसको एडिजन्स दिखेंगे या फिर यहाँ पर फाइब्रोसिस दिखेगा। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे प्लास्टिक। और चौथा होता है प्यूरुलेंट। ठीक है, अब प्यूरुलेंट का मतलब क्या है? यहाँ पर पस मिलेगा। ठीक है, पस मिलेगा। ये एब्सिस के फॉर्म में हो सकता है जिसको हम लोग कोल्ड एब्सिस कहते हैं। ठीक है, ये एब्सिस के फॉर्म में हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा क्रोनिक पेरिटोनियल ट्यूबरकुलोसिस है उसके 4 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है असाइटिक टाइप, दूसरा होता है लोक्यूलेटेड जिसको हम लोग एनसिस्टेड भी कहते हैं, तीसरा होता है प्लास्टिक जिसमें कि हम लोगों को एडिजेंस और फाइब्रोसिस मोस्ट कॉमन मिलने वाला है, और चौथा होता है प्यूरुलेंट। अब इन चारों में से सबसे डेंजरस या फिर जिसका प्रोग्नोसिस बहुत ही पुअर होता है ऐसा टाइप होता है हमारा प्यूरुलेंट। ठीक है, तो पी से आप इसको याद रख सकते हैं, पुअर प्रोग्नोसिस। ठीक है, क्या याद रखना है आपको? पी से प्यूरुलेंट, पी से पुअर प्रोग्नोसिस। इसका मतलब है कि पेरिटोनियल ट्यूबरकुलोसिस में आपको पी से कुछ चीजें याद रखनी है। इसको हम लोग P3 करके याद रख सकते हैं। P1 से आएगा हमारा या फिर P से आएगा पेरिटोनियम। ठीक है, पेरिटोनियम। दूसरे P से आएगा हमारा प्यूरुलेंट और तीसरे P से आएगा हमारा पुअर प्रोग्नोसिस। ठीक है, क्या आएगा? पुअर प्रोग्नोसिस। ठीक है, तो इसका हम लोग ऐसे याद करेंगे। अब इसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे तीसरा टाइप, अब हमने 2 टाइप देखे, एक देखा हमने इंटेस्टाइन का, दूसरा देखा हमने पेरिटोनियम। अब तीसरा टाइप अगर हम लोग देखेंगे तो जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी में मेजेंट्री प्रेजेंट होती है जिससे कि हमारे पूरे ब्लड की ब्रांचेस आ रही है जो कि इंटेस्टाइन को सप्लाई करती है। तो ये मेजेंट्री का पार्ट होता है जिसमें ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ मेजेंट्री के साथ साथ हमारे लिम्फ नोड भी प्रेजेंट होते हैं, तो लिम्फ नोड का भी यहाँ पर पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसमें हम लोग क्या कहेंगे? ट्यूबरकुलोसिस ऑफ मेजेंट्री विथ लिम्फ नोड। ठीक है, चौथा टाइप अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें एनोरेक्टल और सिग्मोइडल रीजन हमारा इंक्लूड होता है। तो एनोरेक्टल और सिग्मोइडल इंक्लूड जब होता है या फिर जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट जिसको हम लोग कहेंगे, क्योंकि एनस, रेक्टम और सिग्मोइड ये हम लोगों को पता है कि लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है। जब लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पर इन्वॉल्व होता है हमारे ट्यूबरकुलोसिस में, तो जो पेशेंट होता है उसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा? एक तो फिस्टुला का प्रेजेंटेशन होगा, या तो फिर मल्टीपल फीचर्स हम लोगों को दिखेंगे एनल रीजन में, या कोई एक्सिस हो सकता है जिसको कोल्ड एक्सिस कहेंगे, या फिर कोई फाइब्रस मास हो सकता है। ठीक है,
4 टाइप से ये हमारा प्रेजेंटेशन हो सकता है ट्यूबरकुलोसिस का, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का है। ठीक है, पहला एक तो फिस्टुला हो सकता है, दूसरा फिशर हो सकता है, तीसरा एक्सिस हो सकता है, या फिर चौथा मास हो सकता है। ठीक है, तो ये चारों में से कोई भी प्रेजेंटेशन लेके पेशेंट हमारे पास आ सकता है, जिसमें हम लोगों को ये डायग्नोसिस करना है कि ये जो फिस्टुला हुआ है, ये जो फिशर हुआ है, ये ट्यूबरकुलोसिस के रिलेटेड तो नहीं है, या फिर ये नॉर्मल हम लोगों को जैसे एनोरेक्टल की कंडीशन मिलती है वैसे वाला। ठीक है, तो इसमें डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या होंगे हम लोग आगे एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ हम लोग टाइप डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ इतना याद रखो कि एनोरेक्टल या फिर सिग्मोइडल जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं, उसमें 4 प्रेजेंटेशन कॉमन है, फिशर, फिस्टुला, एक्सिस और मास। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे कुछ सेकेंडरीज की। अगर हम लोग देखेंगे इसमें लीवर इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, ये 5th टाइप हो सकता है हमारा, स्प्लीन है या फिर अदर ऑर्गन्स। ठीक है, जो भी हमारा एब्डोमिनल कैविटी का ऑर्गन जिसमें लीवर है, स्प्लीन या फिर अदर ऑर्गन यहाँ पर इंक्लूड होते हैं, जो कि पार्ट ऑफ मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। ठीक है, ये 5वां टाइप। 6th टाइप में हम लोग देखते हैं तो ट्यूबरकुलोसिस ऑफ ओमेंटम। अब जो हम लोगों को ओमेंटम पता है, ओमेंटम क्या है, इट इज अ पोलिसमैन ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, तो ओमेंटम होता है, तो ओमेंटम में ग्रेटर ओमेंटम, लेजर ओमेंटम ये पूरा इंक्लूड होता है। लेकिन अगर हम लोग ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं तो ग्रेटर ओमेंटम में ज्यादा होने के चांसेस है। ठीक है, उसके साथ साथ लेजर ओमेंटम भी यहाँ पर इंक्लूड हो सकता है। तो ट्यूबरकुलोसिस में हम लोगों को ओमेंटम भी चेक करना है। तो ओमेंटम में अगर ट्यूबरकुलोसिस मिल रहा है, इट इज अ ट्यूबरकुलोसिस ऑफ ओमेंटम, तो ये हमारा 6th टाइप हुआ। अगर 7th टाइप देखेंगे, इसमें हम लोग रेयर टाइप को इंक्लूड करते हैं। रेयर टाइप में जैसे हमारा आता है इसोफेगस का पार्ट। अब जो हमारा एब्डोमिनल इसोफेगस का पार्ट होता है वही इसमें इंक्लूड होगा, क्योंकि हम लोग स्पेशली एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस कर रहे हैं। तो इसोफेगस में जो एब्डोमिनल कैविटी में इसोफेगस प्रेजेंट होता है, उसका परसेंटेज देखेंगे तो 0.2% है। ठीक है, दूसरी चीज होती है यहाँ पर गैस्ट्रोडियोडेनम, मतलब जहाँ पे हमारा स्टमक खत्म होके डिओडिनम स्टार्ट हो रहा है, गैस्ट्रोडियोडेनल जंक्शन जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो वहां पर ये ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन अगर मिलती है तो उसका परसेंटेज 1%। ठीक है, कितना है, 1% एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस होगा जो गैस्ट्रोडियोडेनल कंडीशन में मिलेगा। तीसरा चीज यहाँ पर कोई रेट्रोपेरिटोनियल कंडीशन भी डेवलप हो सकती है, जिसका कि रेयर एंटाइटी है या फिर ये रेयर टाइप में आता है। ठीक है, तो हमने अभी तक 7 यहाँ पर टाइप्स देखे। पहला टाइप देखा हमने इंटेस्टाइन का। ठीक है, इंटेस्टाइन के 2 टाइप हमने मेनली देखे, एक तो आइलियोसिकल, ठीक है, आइलियोसिकल, और दूसरा देखा आइडियल। ठीक है, इसमें हमने एक टाइप देखा स्ट्रिक्चर का मोस्ट कॉमन होता है, और आइलियोसिकल के 3 टाइप हमने देखा। पहला देखा हमने अल्सरेटिव, दूसरा देखा हमने हाइपरप्लास्टिक, और तीसरा देखा अल्सरो हाइपरप्लास्टिक। ठीक है, अल्सरो हाइपरप्लास्टिक, ये 3 टाइप हमने देखे इंटेस्टाइन के आइलियोसिकल के। दूसरा टाइप हमने देखा पेरिटोनियम का। ठीक है, पेरिटोनियम में 2 टाइप, एक एक्यूट और एक क्रोनिक। ठीक है, और क्रोनिक में 4 टाइप देखे हमने। पहला देखा हमने जो क्रोनिक का था असाइटिक टाइप, दूसरा लोक्यूलेटेड टाइप, ठीक है, तीसरा देखा हमने जो हमारा प्लास्टिक टाइप था। ठीक है, प्लास्टिक, और चौथा हमने देखा प्यूरल, जो कि पुअर प्रोग्नोसिस है। ठीक है, ये 4 टाइप देखे। उसके बाद में तीसरा देखा हमने मेजेंट्री वाला, उसके साथ साथ लिम्फ नोड इंक्लूड हो गए। चौथा देखा हमने लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसमें कि एनोरेक्टल और सिग्मोइडल जंक्शन इंक्लूड होता है, जिसमें 4 प्रेजेंटेशन कॉमन है, फिशर, फिस्टुला, उसके बाद में हमारा मास या फिर एक्सिस। ठीक है, उसके बाद में इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिवर, स्प्लीन या फिर अदर ऑर्गन का देखा। उसके बाद में ओमेंटम का एक टाइप है, और रेयर टाइप में हमारा गैस्ट्रोडियोडेनल जंक्शन या फिर जो इसोफेगस होता है, जो कि एब्डोमिनल कैविटी का पार्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद में रेट्रोपेरिटोनियल कंडीशन। ये 5 टाइप, ये 7 टाइप हमने यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस के देखे। ठीक है, अब इसके बाद में डिस्कस करते हैं इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में या फिर मोड ऑफ स्प्रेड के बारे में। ठीक है, अब ये जो ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, एक तो प्राइमरी हो सकता है या फिर सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब क्या है, कोई पैथोलॉजी ऐसी होगी जो इंटेस्टाइन में स्टार्ट है। ठीक है, और सेकेंडरी क्या हो सकता है, मान लो कोई प्राइमरी पेशेंट ऐसा है जो कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का है। ठीक है, तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का सेकेंडरी इन्फेक्शन हमारे एब्डोमिनल कैविटी में होगा, तो हम लोग उसको एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस कहेंगे। लेकिन वो कौन सा, सेकेंडरी टाइप का। जहाँ पे प्राइमरीली फोकस एब्डोमिनल कैविटी में, वो प्राइमरी टाइप।
और जहाँ से लंग से होके यहाँ पर एब्डोमेन कैविटी में आ रहा है वो सेकेंडरी टाइप का होगा। ठीक है, तो मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन क्या हो सकता है? पहला हो सकता है इंजेक्शन। अब इंजेक्शन में अगर हम लोग मान लो कोई पेशेंट ऐसा है जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का, उसमें स्पूटम जनरेट होगा, तो स्पूटम में हम लोगों को ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया मिलेंगे। तो वही स्पूटम अगर गलती से पेशेंट के इसोफेगस में चला जाता है, वो हमारे इंटेस्टाइन में आता है, तो सेम बैक्टीरिया जो कि लंग्स में फैला था, वो लंग्स का बैक्टीरिया हमारे ट्यूबरकुलोसिस का इंटेस्टाइन में जाएगा और वहां पे ग्रो करेगा। तो ये क्या हुआ? इट इज अ सेकेंडरी टाइप। और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन या फिर मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? ये हमारा इंजेक्शन से। ठीक है, दूसरा हो सकता है हेमाटोजेनस, जो कि ब्लड से फैलेगा। तीसरा हो सकता है लिम्फ नोड के थ्रू, जो मान लो कोई सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी है या फिर सर्वाइकल लिम्फेडेनाइटिस है, उसमें अगर ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया ग्रो हो रहे तो सेम लिम्फ जो है हमारे पूरे बॉडी में फैल सकता है, बराबर। तो वही लिम्फ अगर हमारे इंटेस्टाइन तक पहुंचा है तो वहां पर अगर ये इन्फेक्शन फैला रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा? हमारा लिम्फ नोड से स्प्रेड होगा। ठीक है, अगर इसके हम लोग परसेंटेज देखेंगे तो 5 to 10% होता है। और ये कैसे फैल रहा है? थ्रू लिम्फेटिक्स। ठीक है, तो मोड ऑफ या फिर स्प्रेड ऑफ मैकेनिज्म क्या हुआ यहाँ पर? लिम्फ नोड या फिर लिम्फेटिक्स। चौथा होता है हमारा फैलोपियन ट्यूब से, जो कि रेट्रोग्रेड कंडीशन में फैल रहा है और उसमें हमारा पेरिटोनियम इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, इसके भी परसेंटेज अगर हम लोग देखेंगे तो वो 10% कॉमन होता है। ठीक है, तो ये 4 टाइप से या फिर 4 प्रकार से यहाँ पर इन्फेक्शन फैल सकता है, बाय इंजेक्शन, बाय हेमाटोजेनस स्प्रेड, बाय लिम्फेटिक्स और बाय फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन से यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस हमारे बॉडी में फैल सकता है। अब हम लोग बात करते हैं आइलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस की यहाँ पर स्पेशल। ठीक है, इसका मतलब है कि जो हमने इंटेस्टाइन के 2 टाइप देखे, एक आइलियोसिकल और दूसरा आइलियम का, तो उसमें से हम लोग आज प्राइमरीली फोकस करेंगे आइलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो आइलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस में अगर हम लोग देखेंगे, इट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, जो हमारा आइलियोसिकल जंक्शन होता है वो मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में हमारे पेयर्स पैचेस प्रेजेंट होते हैं। पेयर्स पैचेस क्या है? इट इज अ लिम्फेटिक पार्ट है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं उससे हमारे पेयर्स पैचेस बनते हैं। हमारे एक्चुअली हमारे जो इंटेस्टाइन होता है उसका जो एनाटॉमी हम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पर पेयर्स पैचेस हम लोगों को देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो वो जो पेयर्स पैचेस है ज्यादातर हमारे आइलियम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो आइलियोसिकल जंक्शन होता है, पेयर पैचेस की वजह से यहाँ पर क्या होता है, जो भी कंटेंट है वहाँ पर स्टासिस होने लगता है, मतलब वहाँ पे स्टक हो जाता है। और वो स्टक होने की वजह से क्या होता है कि जो भी ल्यूमिनल कंटेंट है वहाँ पर अगर स्टक होगा और उसमें अगर कोई बैक्टीरिया होगा ट्यूबरकुलोसिस का, तो वहाँ पर वो ज्यादा देर तक रुकेगा, इसीलिए वो म्यूकोजा के कॉन्टेक्ट में भी ज्यादा आता है। तो इसीलिए यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आइलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस में ट्यूबरकुलोसिस होने के ज्यादा चांसेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पेयर्स पैचेस प्रेजेंट है, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है, लेकिन वहाँ पर जो भी ल्यूमिनल कंटेंट है वो स्टक हो रहा है, उसका स्टासिस हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये कॉमन होता है। ठीक है, और जो ल्यूमिनल कंटेंट होता है इट इज फेवर्ड बाय द आइलियोसिकल वॉल। हम लोगों को ये पता है कि जो हमारा आइलियम और सिकल का जंक्शन है वहाँ पर एक आइलियोसिकल वॉल प्रेजेंट होती है, जहाँ पर हमारा जो भी कंटेंट है वो थोड़ा स्लो डाउन होता है हमारे आइलियोसिकल वॉल के जगह। इसके 3 टाइप्स हमने मेनली देखे थे। एक टाइप देखा था हमने अल्सरेटिव, दूसरा टाइप देखा था हाइपरप्लास्टिक और तीसरा अल्सरो हाइपरप्लास्टिक। अब बात करते हैं हम लोग अल्सरेटिव। हम लोगों को ये पता है कि अल्सरेटिव हमारा 60% कॉमन होता है। ठीक है, अब ये अल्सरेटिव में हम लोगों को मेनली क्या मिलने वाला है? अल्सर। स्पेशली हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पे अल्सर होने वाले। तो अल्सर जो है वो कैसे होते हैं? ये पूरा सर्कमफरेंशियली हम लोगों को मिलता है। ठीक है, मतलब कि हमारा जो भी इंटेस्टाइन के लेयर्स है ये पूरे यहाँ पर कवर होते हैं या फिर पूरे यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और ये जो अल्सर है ये एक्चुअली थोड़ा सा जगह छोड़ के, मतलब इसको हम लोग स्किप लीजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग स्किप लीजन या फिर स्किप अल्सर कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये एक अल्सर यहाँ हुआ, ये बीच की जगह छूटी, यहाँ पर एक अल्सर हुआ, ये इतना जगह छूटा, फिर यहाँ पर ये अल्सर हुआ। ठीक है, और ये जो अल्सर है ये पूरे हमारे आइलियोसिकल वॉल पे, आइलियोसिकल जंक्शन पे फैले हुए होते हैं, और यही जो इंडिकेशन है ये हमारे अल्सरेटिव टाइप का होता है। ठीक है, आइलियोसिकल जंक्शन में जो मिलने वाला है कॉमनली अल्सरेटिव टाइप,
इसमें अल्सर कैसे है, गर्डल टाइप ऑफ अल्सर होता है। ये स्पेशली अल्सर ऐसे होते हैं जो ट्यूबरकुलोसिस में ज्यादातर हम लोगों को मिलते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गर्डल टाइप ऑफ अल्सर। ठीक है, गर्डल टाइप का मतलब क्या है कि पूरा सर्कमफरेंस ये कवर कर, ठीक है। तो सर्कमफरेंशियली ट्रांसवर्स ऑफन मल्टीपल गर्डल अल्सर विथ स्टिप लीजन, ठीक है। ये गर्डल अल्सर है जिसको हम लोग ट्यूबरकुलर अल्सर कहते हैं, और ये स्किप लीजन के फॉर्म में प्रेजेंट, मतलब जगह छोड़ के यहाँ पर कुछ जगह स्किप करके ये प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग स्किप लीजन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर हम लोग अल्सरेटिव की और एक बात करते हैं तो ये मोस्टली हम लोगों को ओल्ड एज में ज्यादा मिलता है। उसके साथ साथ जो माल नरिश पेशेंट होते हैं जिसमें कि नरिशमेंट प्रॉपर नहीं होता है, ऐसे पेशेंट में हम लोगों को अल्सरेटिव टाइप जो है वो कॉमन मिलता है। ठीक है, अल्सरेटिव टाइप कॉमन मिलता है। अब जब ये अल्सर होते हैं वो लॉन्ग टर्म तक अगर यहाँ पर रहते हैं तो क्या करेंगे, वो आगे चल के फाइब्रोसिस क्रिएट करेंगे। ठीक है, जो भी ये अल्सर का पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर जो भी टिश्यू प्रेजेंट होंगे वो अल्टीमेटली क्या होंगे, फाइब्रोस होंगे। और फाइब्रोसिस होने की वजह से ये जो मल्टीपल अल्सर है, अगर ये पूरे फाइब्रोस होने लगे तो क्या होगा, ये जो ल्यूमेन है वो थोड़ा सा नैरो हो जाएगा, और नैरो होने की वजह से यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन प्राइमरीली हमको याद रखना है कि अल्सरेटिव फॉर्म में या फिर अल्सरेटिव ट्यूबरकुलोसिस में हम लोगों को स्पेशली अल्सर मिलने वाले, वो भी कौन से, गर्डल अल्सर। ठीक है, स्ट्रक्चर कब होगा, जब इसका फाइब्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, तब इसका स्ट्रक्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग एक्चुअली नैपकिन रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, नैपकिन रिंग स्ट्रक्चर, जो कॉमन इन आइलियल पार्ट, आइलियम के पार्ट में स्ट्रक्चर ज्यादातर कॉमनली मिलता है हम लोगों को। ठीक है, इट इज ऑफन रिलेटेड इंटरस्टाइनल नोड और आल्सो इन्वॉल्व विद क्रिएशन, एब्सिस फॉर्मेशन और बॉयल एडिजेंस में कॉमन। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारा आइडियोफिकल जंक्शन का पार्ट होता है उसमें जो भी नोड्स प्रेजेंट होंगे वो भी इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि ये ट्यूबरकुलोसिस होता है तो लिम्फेटिक ड्रेनेज, इसका जो भी ट्यूबरकुलोसिस का पार्ट होगा वो हमारे लिम्फ के थ्रू ही जाएगा, तो इसलिए लिम्फ नोड का स्वेलिंग यहाँ पर कॉमन होता है। उसके साथ साथ एब्सिस हो सकता है, ठीक है, जिसको हम लोग कोल्ड एब्सिस कहते हैं। ठीक है, अगर एब्सिस होगा तो ये और इसका प्रोग्नोसिस खराब करेगा, तो इसलिए एब्सिस फॉर्मेशन अगर होता है तो पेशेंट में ज्यादातर हम लोगों को सर्जिकल ट्रीटमेंट प्रिफर करनी पड़ती है। उसके साथ साथ यहाँ पर बॉवेल एडिजेंस भी कॉमन है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो भी यहाँ पर फाइब्रोसिस होगा उसके साथ साथ यहाँ पे एडिजेंस होना भी कॉमन होता है। पेशेंट मेनली प्रेजेंट विद, अब इसका जो प्रेजेंटेशन होगा वो कैसे होगा, एक तो पेशेंट में डायरिया मिलेगा, ठीक है, दूसरी चीज क्या मिलेगी, ब्लड इन द स्टूल, तीसरी चीज मिलने वाली है लॉस ऑफ एपेटाइट, और चौथी चीज होती है रिड्यूस्ड वेट। ठीक है, अब ये 4 क्राइटेरिया हम लोगों को इसके ध्यान में रखने हैं। अल्सरेटिव टाइप में पहला डायरिया मिलेगा, दूसरा मिलेगा ब्लड इन द स्टूल, क्योंकि ये जो अल्सर फॉर्म हुए तो ये अल्सर इरिटेट होंगे या फिर इसमें से जो भी हमारा फूड कंटेंट जाएगा तो इसको इरिटेट करके या फिर इसको रप्चर करके निकलेगा, तो यहाँ पर हम लोगों को ब्लड मिलेगा, वो कहाँ, स्टूल में। तीसरा है लॉस ऑफ एपेटाइट, इसमें हम लोगों को भूख कम लगती हुई पेशेंट को दिखेगी। और चौथा है अगर पेशेंट को भूख कम लगेगी, खाना कम होगा, तो ऑब्वियसली इसमें वेट लॉस होगा। ठीक है, तो ये 4 सिम्टम हम लोगों को अल्सरेटिव के ध्यान में रखना है, डायरिया, ब्लड इन द स्टूल, लॉस ऑफ एपेटाइट विद रिड्यूस्ड वेट। ठीक है, ये 4 सिम्टम जो है हम लोगों को अल्सरेटिव के मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये पूरा अल्सरेटिव हमने यहाँ पर पार्ट देखा है। ठीक है, ये जो पूरे हैं ये अल्सर्स फॉर्म हुए हैं। ठीक है, अब ये हमारा टर्मिनल आइलम का पार्ट है, इसमें भी ये अल्सर है। ठीक है, यहाँ पर भी अल्सर, ये हमारा अपेंडिक्स। ठीक है, और ये जो अल्सर यहाँ पर आइलम में होते हैं वो ज्यादातर स्ट्रक्चर फॉर्म करने में कैपेबल होते हैं एज कम्पेयर टू सीकल पार्ट। ठीक है, दूसरा पार्ट होता है हमारा हाइपरप्लाइजिया या फिर हाइपरप्लास्टिक। अब हाइपरप्लास्टिक का जब पार्ट हम लोग एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें जनरली जो सब म्यूकोजा का पार्ट होता है, ठीक है, उसमें फाइब्रोब्लास्ट की रिएक्शन होती है। दूसरी चीज क्या होता है, इसमें जो सब सीरोजा का लेयर होता है उसमें थिकनिंग होना स्टार्ट है। ठीक है, तो 2 पैथोलॉजिकल फैक्टर हमने देखे, पहला सब म्यूकोजा का जो फाइब्रोब्लास्ट रिएक्शन है, ये पहला फैक्टर, और दूसरा देखा हमने सब सीरोजा का थिकनिंग। ठीक है, सब सीरोजा का थिकनिंग, वो भी कहाँ पे, हमारे जो बॉयल वाले है उसमें। तो ये जो 2 पैथोलॉजी यहाँ पर हो रही है, सब म्यूकोजा का फाइब्रोब्लास्ट रिएक्शन और सब सीरोजा का थिकनिंग, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो पार्ट है
उसमें फाइब्रोसिस होगा, और जो फाइब्रोसिस होगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पर हाइपरप्लाजिया डेवलप करेगा और आगे चल के इसमें स्ट्रक्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर भी लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट होती है। इसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे ये लिम्फ नोड जो है और ये जो फाइब्रोसिस का पार्ट है, अगर ये और बढ़ते रहेगा तो क्या होगा, वहां पर एक नोडुलर मास फॉर्मेशन होगा। इसीलिए ये जो हाइपरप्लास्टिक ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट होते हैं, ये मोस्टली क्या होते हैं, जब प्रेजेंट करते हैं तो राइट इलियक फोसा में हमारा एक मास प्रेजेंट होके यहाँ पर कंप्लेंट लेके आते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा राइट इलियक फोसा है, जिसमें कि हमारा आइलियोसिकल जंक्शन प्रेजेंट होता है, तो वहां पर हम लोगों को एक मास फील हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पूरा हाइपरप्लाजिया हो रहा है। क्यों? क्योंकि सब म्यूकोजा का फाइब्रोसिस या फिर फाइब्रोब्लास्ट रिएक्शन हो रहा है और सब सिरोजा का यहाँ पर बॉयल वॉल थिकनिंग हो रहा है, और उसके साथ साथ लिम्फ नोड की एनलार्जमेंट हो रही है, और ये पूरा क्या कर रहा है, एक नोडुलर मास फॉर्म कर रहा है, जो कि हम लोगों को कहाँ मिलेगा, राइट इलियक फोसा। ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे इधर 10% कॉमन, हमने देखा कि इसका जो परसेंटेज है वो 10% है। इधर लेस वायरुलेंट, मतलब जो हम लोग अल्सरेटिव की बात करते हैं तो वो ज्यादा वायरुलेंट होता है या ज्यादा घातक होता है, डेंजरस होता है एज कम्पेयर टू हाइपरप्लास्टिक, मतलब ये थोड़ा सा लेस वायरुलेंट हम लोगों को देखने मिलता है। विथ एडिक्यूट होस्ट रेजिस्टेंस, इसमें रेजिस्टेंस अच्छा खासा होता है पेशेंट का, और जनरली जो हमने हाइपरप्लास्टिक जो हमारा अल्सरेटिव देखा वो ओल्ड एज में मिलता है, उसके साथ साथ जो हमारे माल नरिश पेशेंट होते हैं उसमें मिलता है। लेकिन अगर हम लोग हाइपर प्लास्टिक देखेंगे तो हाइपर प्लास्टिक एक्चुअली यंग पेशेंट में ज्यादा मिलता है, उसके साथ साथ जिसका बॉडी बिल्ड अच्छा है, इसका इम्यूनिटी अच्छा, ऐसे पेशेंट में ये कॉमन होता है। ठीक है, विच इज सीन इन यंग एंड वेल नरिश्ड पीपल, यहाँ पर नरिशमेंट का इशू नहीं है और एज का भी इशू नहीं, ये यंग एज में मिल रहा है हम लोगों को, जबकि अल्सरेटिव जो है ओल्ड एज में मिल रहा है। उसके बाद में अगर हम अल्सरेटिव देखेंगे माल नरिश पेशेंट में है, और हाइपरप्लास्टिक अगर देखेंगे तो ये वेल नरिश पेशेंट में हम लोगों को मिल रहा है। ठीक है। और अगर हम लोग इसका पार्ट देखेंगे, जनरली ये कौन से पार्ट में इंक्लूड होता है, जो कॉमन है ना सीकल पार्ट, जो सीकम का पार्ट होता है उसमें ये हाइपरप्लाजिया ज्यादा होता है। ठीक है। इट कॉजेस एक्सटेंसिव क्रोनिक इन्फ्लामेशन, फाइब्रोसिस, बोवेल एडिजेस एंड नोडल एनलार्जमेंट। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इन्फ्लामेशन ये क्रोनिक यहाँ पर रहता है, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस कॉमन है। फाइब्रोसिस होगा तो बोवेल एडिजेंस बढ़ेंगे, और जब बोवेल एडिजेंस होंगे तो वो एक मास के लाइक फील होगा, जिसको कि हम लोग नोडल एनलार्जमेंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अगर नोडल एनलार्जमेंट होगा, बोवेल एडिजेंस होंगे, फाइब्रोसिस होगा, तो एक मास बनेगा, और ये मास हम लोगों को फील होने वाला है हमारे राइट इलियक फोसा। ठीक है। ऑफन प्रेजेंट विद द मास इन राइट इलियक फोसा, ये मास के साथ प्रेजेंट हो सकता है। फिजिशियन नेक्रोसिस इज नॉट कॉमन, यहाँ पर फिजिशियन ज्यादातर नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे व्हेन प्रेजेंट एज अ मास इट कॉजेस सब एडल्ट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। अब जब कोई भी मास यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है, मतलब अगर ये मान लो सीकम में प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये सीकम का जो पार्ट होता है, यहाँ पर कोई भी मास अगर प्रेजेंट होगा तो ऑब्वियसली क्या करेगा, जो हमारा आइलियम का पार्ट है, जो कि यहाँ पर ये एम्प्टी होने वाला है, तो एम्प्टी होने में यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये आगे चल के इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है, जो कि हम लोगों को आइलियम का या फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का डायलिटेशन होता हुआ दिखेगा। ठीक है। तो ये यहाँ पर मोस्ट कॉमन पैथोलॉजी होती है। इट इज कॉमनली प्राइमरी इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस। अब हमने देखा कि जो अल्सरेटिव होता है तो एक्चुअली उसका प्राइमरी फोकस कहीं और होता है, जैसे कि लंग ट्यूबरकुलोसिस या फिर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, तो उसका प्राइमरी फोकस होता है। लेकिन अगर हम लोग हाइपरप्लास्टिक देखेंगे तो हाइपरप्लास्टिक का प्राइमरी फोकस होता है हमारा इंटेस्टाइन। ठीक है। इसका मतलब ये प्राइमरी एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक है। देयर इज अ नो प्राइमरी फोकस इन द लंग, हम लोगों को लंग में इसका प्राइमरी फोकस नहीं मिलता। ठीक है। बात करते हैं तीसरा अल्सर हाइपरप्लास्टिक। इसमें दोनों कंडीशन हम लोगों को कॉमन नहीं मिलने वाले, इसमें अल्सर भी होंगे और हाइपरप्लाजिया भी होगा। इसका परसेंटेज देखेंगे तो वो 30% कॉमन यहाँ पर होगा। ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। अब क्लिनिकल फीचर्स में हम लोगों को क्या देखना है कि पेशेंट का प्रेजेंटेशन क्या होना है। जैसे कि हमने अभी देखा कि जो हमारा अल्सरेटिव टाइप का ये होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, उसमें हम लोगों को 4 सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे कि डायरिया है, ब्लड इन द स्टूल है, लॉस ऑफ वेट है और लॉस ऑफ एपेटाइट है। ठीक है। तो वही अगर हम लोग हाइपरप्लास्टिक और इन दोनों को मिला के देखते हैं तो हम लोगों को क्या क्या मिलने वाला है, एब्डोमिनल पेन यहाँ पर कॉमन है। ठीक है। जब भी कोई पेशेंट ऐसा होगा जिसमें कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा तो एब्डोमिनल पेन की कंप्लेंट लेके आएगा।
तो एब्डोमिनल पेन इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम, 90% कॉमन ही हम लोगों को मिलता है। दूसरा क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ पर मिजेंट्रिक टाइप देखेंगे तो मिजेंट्रिक टाइप में मतलब जहाँ पर मिजेंट्रिक का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है वहाँ पर पेन जो होगा वो डल टाइप का होता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर इंटेस्टाइन का टाइप देखेंगे उसमें कोली के पेन होता है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है, तो उसमें हम लोगों को कोली की पेन मिलने वाला है इंटेस्टाइन टाइप में। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ मिजेंट्री का पार्ट इंक्लूड होता वो दिखेंगे उसमें डल पेन रहेगा। ठीक है, अगर कॉमनली देखेंगे तो 25 to 50 ईयर्स ऑफ एज में हम लोगों को ये मिलने वाला है। और हम लोग यहाँ पर सेक्स की बात करते हैं तो बोथ सेक्सेस में मतलब मेल फीमेल के लिए कॉमन मिलता है। ठीक है, तीसरा सिम्टम हम लोग यहाँ पर डायग्नोस कर सकते हैं एनीमिया से। अगर कोई भी पेशेंट अल्सरेटिव का है उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे जो अल्सर हुए हैं उसकी वजह से ब्लीडिंग होना लाजमी है। तो ब्लीडिंग जैसे जैसे ज़्यादा बढ़ेगा, मलिना होते रहेगा और उसमें ब्लड लॉस होते रहेगा तो पेशेंट में एनीमिया कॉमनली दिख सकता है। ठीक है, लॉस ऑफ वेट कॉमन है, लॉस ऑफ एपेटाइट यहाँ पर ये कॉमन है। ठीक है, ये 80% सिम्टम में हम लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि ब्लड जाएगा, ब्लड लॉस होगा तो एनीमिया होगा। ठीक है, और ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया में दो चीजें हम लोगों को हमेशा कॉमन मिलती है, लॉस ऑफ वेट और लॉस ऑफ एपेटाइट, भले वो लंग्स का ट्यूबरकुलोसिस रहे या फिर और कोई ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, चौथी चीज हम लोगों को मिलने वाली है डायरिया। डायरिया भी हमने देखा कि अल्सरेटिव में मोस्ट कॉमन होता है और पेशेंट में फीवर रह सकता है। ठीक है, और फीवर अगर ये पेशेंट मान लो परफोरेशन होके आया है तो फीवर ज्यादा होगा। ठीक है, अगर परफोरेशन नहीं हुआ है या फिर जो इन्फेक्टिव फोका है वो कम है तो फीवर हम लोगों को यहाँ पर लो ग्रेड मिलेगा और वो भी 50 to 70% ये कॉमन सिम्टम। ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर्स में हम लोगों को कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे कि एब्डोमिनल पेन है, अगर मेजेंट्रिक टाइप है तो वो डल पेन होगा, इंटेस्टाइनल टाइप है तो वो हम लोगों को कोली के पेन मिलने वाला है। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पर परसेंटेज देखेंगे तो सेक्स में मेल और फीमेल में ऑलमोस्ट इक्वल होता है ये, और कॉमनली ये 25 to 50 ईयर्स ऑफ एज में मिलने वाला है। उसके साथ साथ एनीमिया, लॉस ऑफ वेट और लॉस ऑफ एपेटाइट, ये तीन चीजें हम लोगों को कॉमनली मिलती है। फीवर होता है पेशेंट में और डायरिया में। ठीक है, ये कुछ सिम्टम है जो हम लोगों को याद रखने हैं। अब इसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे और क्या चीजें मिलने वाली हैं। अब जब पेशेंट हाइपरप्लास्टिक होता है या फिर हाइपरप्लाजिया का होता है तो उसमें हम लोगों को मास फील होता है, कहाँ पे, राइट इलियक फोसा पे, और ये 35% कॉमन है, विच इज अ हार्ड, नोडुलर, नॉन मोबाइल, नॉन टेंडर विथ इम्पेयर्ड रेजोनेंस विच में कार्सिनोमा सिकल। अब ये जो मास फील हुआ, ठीक है, मान लो ये हमारा राइट इलियक फोसा है। ठीक है, ये हमारा राइट इलियक फोसा में यहाँ पर कोई मास मिलता है वो एक्चुअली हम लोगों को क्या क्या मिमिक्स कर सकता है। एक तो मान लो कोई पेशेंट है जिसमें कि सीए रेक्टम हो सकता है। ठीक है, सीए रेक्टम हो सकता है। दूसरी चीज हम लोग अभी जो पढ़ रहे ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। अपेंडिक्स हो सकता है जहाँ पे हमारा अपेंडिकुलर मास फॉर्म हो। ठीक है, वो भी हम लोग यहाँ पर डिफरेंशियल डायग्नोसिस में रख सकते हैं। या फिर ऐसी कोई प्रेगनेंसी हो सकती है जो ट्यूबर है। ठीक है, वो भी हम लोगों को, या फिर कोई सिस्ट हो सकती है जो कि हमारे ओवरी में प्रेजेंट होती है, तो ओवरिन सिस्ट भी हो सकती है। लेकिन अगर कोई मास ऐसा है जो कि हार्ड है, ठीक है, डिफरेंशिएशन यहाँ पे याद रखना है, हार्ड है, नोडुलर है, नॉन मोबाइल, मूवमेंट नहीं हो रहा है, नॉन टेंडर है, यहाँ पे कोई टेंडरनेस नहीं लग रहा है, विथ इम्पेयर्ड रेजोनेंस, तो ऐसा मास अगर फील हो रहा है जो कि हम लोगों को कार्सिनोमा रेक्टम में भी मिल सकता है। लेकिन उसमें सेकेंडरी हमको क्या चीज याद रखनी है, ये ट्यूबरकुलोसिस का भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग आगे के इन्वेस्टिगेशन जब करते हैं तो यहाँ पर इवेल्युएशन होता है कि एक्चुअली में ये मास किस चीज है। ठीक है, पेशेंट हम लोगों को सब एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन में भी मिल सकता है, तो यहाँ पर सब एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो कॉमन है। ठीक है, ileocecal tuberculosis can associated with adenocarcinoma of cecum और a large bowel lymphoma और HIV। जो हमारा एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस में भी हम लोग आइलियोसिकल की जब बात करते हैं तो हमारा जो एडेनोकार्सिनोमा होता है सीकम का, या फिर सीए सीकम जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें हम लोगों को इसके साथ भी मिल सकता है। उसके साथ साथ लार्ज बाउल का जो लिम्फोमा होता है वो भी सीए का ही टाइप है, इसके साथ भी मिल सकता है। या फिर जो हमारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं जिसमें कि HIV कॉमन है, ऐसे पेशेंट में भी हम लोगों को आइलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस कॉमनली देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे के पॉइंट की। ऑफन आइलियोसिकल TB कैन कॉज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन।
जो आइलियोसिकल यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस होता है, इसकी वजह से भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया कि मान लो यहाँ पर कोई मास बना जो कि आइलियम का जो टर्मिनल पार्ट है या फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का टर्मिनल पार्ट है जो कि यहाँ पर ड्रेन होने वाला है वो नहीं होगा, और इसकी वजह से क्या होगा कि ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो सकता है। दूसरा ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होने का रीजन क्या है, जो आइलियम में जो भी अल्सर फॉर्म हुए या फिर सीकम में भी अल्सर अगर फॉर्म हुए, फाइब्रोसिस करेंगे तो यहाँ पर स्ट्रिक्चर डेवलप होगा। अब जब ये स्ट्रिक्चर डेवलप होगा तो स्ट्रिक्चर की वजह से भी क्या होगा, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, ये जो पार्ट है हम लोगों को यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग इंटेस्टाइन के जो ट्यूबरकुलोसिस के इन्वेस्टिगेशन है और इसका जो ट्रीटमेंट है हम लोग आगे के पार्ट में कवर करेंगे।